वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। मैं कुमार रौनक और आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ जुड़े हैं जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे गवर्नर जनरल के पर्सपेक्टिव से। तो आज इस सेशन का पहला लेक्चर है और आज हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, जो भारत के गवर्नर जनरल रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे 1773 से लेकर के 85 तक। तो इनसे जुड़े सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे और उस फैक्ट से जुड़े जो भी उसका बैकग्राउंड होगा उसको हम लोग उस पर गंभीर अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करके पढ़ते हैं तो हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के सबसे पहले तो देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म को। सेकेंडरी वी विल लुक इनटू द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी। थर्डली रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। फोर्थ हम लोग देखेंगे सोशल एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। एंड लास्टली इम्पीचमेंट। कई बार तो सीधा सवाल भी आया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल को इम्पीचमेंट ट्रायल फेस करना पड़ा था, तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अब एक एक करके देखते हैं इन हेडिंग्स के अंदर क्या क्या सब हेडिंग है। तो सबसे पहले आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम। ये डुअल सिस्टम का क्या है तो मैं इसका एक बैकग्राउंड दे दूं। 1765 में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में आप जानते हैं 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करने में हमारे अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और 12 अगस्त वाली ट्रीटी हुई थी शाह आलम सेकंड के साथ, जो कि मुगल बादशाह थे, और सेकंड वाला हुआ था अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो ये कह रहा है कि एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम। तो यहाँ क्या हुआ था कि दीवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा किसे मिल गया था? अंग्रेजों को, और निजामत राइट रह गया था नवाब के पास अर्थात शाह आलम सेकंड के पास। तो यही जो डिवीजन ऑफ दीवानी एंड निजामत राइट हुआ इसी को कहते हैं डुअल सिस्टम। और ये डुअल सिस्टम चला आपके 1765 से 72 तक, जिसमें बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और इसी को इतिहासकार के.एम. पनिक्कर कहते हैं डकैती राज। क्या कहते हैं इसे? डकैती राज। और चूंकि ये डकैती राज कहा गया, इसके बारे में बहुत बवाल हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो 1772 में जाकर के वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? इसे अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे इतना बैकग्राउंड था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सीधा सवाल आता है किस गवर्नर जनरल के काल में आया? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में आया। ये एक्ट आने के पहले वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल थे, मगर इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसके नाम के फर्क को अगर हम समझे तो हमको समझना होगा कि ब्रिटिश इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी मद्रास, एक थी बंगाल और एक थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैंने यहाँ पे कहा तो दे हैड ओवर राइडिंग पावर ओवर द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इसलिए ये हो गए गवर्नर जनरल और बाकी रह गए गवर्नर। तो ये इस नाम के पीछे, इस नोमेनक्लेचर के पीछे असली अर्थ है। चलिए अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़े और क्या आया उसके पहले हम यहाँ पे देख ले तो 4 मई से हमारा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है 73rd बीपीएससी को लेकर के। आप जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं और बेसिक से एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, और सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये हम लोग कमिटमेंट के साथ करेंगे। डेली पीवाईक्यू डिस्कशन, चैप्टर के बाद टॉपिक वाइज माइंड मैप आपको मिलेंगे, सेपरेट प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप, जो कि हमारे संस्थान का एक कोर कॉम्पिटेंसी है, हमारा एक कोर एजेंडा भी है, और ऑनलाइन बैकअप तो मिलेगा ही। चलिए तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे। अभी हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम। मैंने जो बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो जब मैं एक्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। उसी एक्ट में एक प्रोविजन था कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का आज के सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आज का जो हमारा फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, वो 1935 के एक्ट से उसका बैकग्राउंड है। ये फोर्ट विलियम में बना था, कई बार पूछता है, अर्थात ये कलकत्ता में बना था, कैलकटा में बना था। ठीक है, और कैलकटा में बना था तो आपको पता होना चाहिए इसके एक जज थे, इसमें जो कॉम्पोजिशन था 1+3 का था। जो इसमें आपके चीफ जस्टिस थे वो कौन थे आपके? सर एलिजा इम्पे। पूछता तो नहीं है, मगर आप इन 3 जजों का भी नाम जानना चाहते हैं तो एक थे आपके रॉबर्ट चैम्बर्स, दूसरे थे आपके स्टीफन ला मैस्ट्रे, और तीसरे थे आपके जॉन हाइड। कभी पूछा नहीं गया है
लेकिन ये आप जान सकते हैं। तो ये 3 जजेस थे। चलिए अब इसके बारे में मैं एक और आपको बता दूं, बैकग्राउंड तो नहीं कहेंगे, आगे इससे आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781। और इस 1781 के एक्ट में यह कह दिया गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट फोर्ट विलियम 1774 में स्थापित हुआ, उसके कार्य क्षेत्र से, उसके जुरिस्डिक्शन में कोई भी कंपनी का ऑफिशियल नहीं आएगा। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। ये सेटलमेंट किसके किसके बीच था? तो ये सेटलमेंट था सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के पावर को सेपरेट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ट्रेजरी शिफ्ट। अब आपको पता है मुगल काल में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। ढाका के बाद जब मुर्शीद कुली खान आए, जिनका ओरिजिनल नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, तो उन्होंने अपने नाम पर ही स्थापित कर दिया नई राजधानी मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद के बाद आपको पता है जब मोहम्मद बिन कासिम ये आपके नवाब बनते हैं, तो वो राजधानी को ले जाते हैं मुंगेर। और उसके बाद मुंगेर से फिर वापस आती है राजधानी मुर्शिदाबाद, और फिर मुर्शिदाबाद से राजधानी आ जाती है आपके कलकत्ता। तो ट्रेजरी शिफ्ट कब हुआ था? तो ट्रेजरी शिफ्ट जो बेसिकली हुआ वो हुआ मुर्शिदाबाद से कैलकाटा। ये क्या सिंबलाइज करता है? तो इट सिंबलाइजेस दैट कैलकाटा वाज द न्यू कैपिटल, कैलकाटा वाज द अल्टीमेट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कलकत्ता में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के समय। चलिए अब हम आगे बढ़े। तो क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट सुनते हैं, वो किसने क्रिएट किया था? वो किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, मगर कॉर्नवालिस क्या है? कॉर्नवालिस सर्किट कोर्ट से रिलेटेड है। वॉरेन हेस्टिंग ने ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट ग्रहण किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू से रिलेटेड है, और जब वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होता है आज के मॉडर्न पार्लेंस में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी का पोस्ट भी किसने क्रिएट किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ये था इनका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी। इन्होंने सैन्य गतिविधियां इनके काल में क्या क्या हुई? तो सबसे पहले याद रखेंगे फर्स्ट रोहिला वॉर। बेसिकली रोहिला वॉर फॉट हुआ था अवध के नवाब के बीच में और रोहिला किंगडम के बीच में, है ना। लेकिन इसमें अवध के नवाब का साथ किसने दिया था? ये दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ये बात याद रखेंगे। आपसे कोई बैकग्राउंड नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा फर्स्ट रोहिला वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, तो इट वाज वॉरेन हेस्टिंग। मैं इस सीरीज के अंत में, आज के ही क्लास के अंत में आपको बताऊंगा कि इन पे इम्पीचमेंट का भी चार्ज लगा था, और वन ऑफ द जो अब इन पे साजिश का आरोप था वो क्या था? रोहिला वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसों को बर्बाद करना। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था पहला रोहिला वॉर। इन एक्चुअली इट वाज फॉट बिटवीन अवध एंड रोहिला, बट अवध वाज सपोर्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अब वो पहला एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर आपके कितने हुए? तो एंग्लो मराठा वॉर आपके 3 होते हैं। पहला होता है 75 से 82, ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू, सालबाई पे खत्म। दूसरा होता है 1802 से लेकर 1805, ट्रीटी ऑफ वसई से शुरू, और फिर ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव सिंधिया के साथ, नागपुर के साथ देवगांव, और होलकर के साथ राजपुर घाट। और तीसरा होता है आपका 1818 में, जब पेशवा बाजीराव टू हार जाते हैं और उनके जो वंशज होते हैं उन्हें बिट्ठूर कानपुर भेज दिया जाता है, जो 1857 में क्या करते हैं? तो वो करते हैं कानपुर से विद्रोह। खैर, हमें जो अभी याद रखना हो क्या रखना है कि पहला एंग्लो मराठा वॉर भी किसके समय हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग के समय। और मैं इससे जुड़े 2-4 बात बता दूं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 4 संधियां हुई थी। तो ये पूछा जाता है किस संधि से शुरू हुई? तो सूरत से। फिर सूरत की संधि को कैंसिल कर दिया था। क्यों किया था ये जानने के लिए तो आपको पूरा क्लास देखना होगा, पूरा आपको लेक्चर समझना होगा एंग्लो मराठा का, लेकिन आप क्रोनोलॉजिकली याद रख सकते हैं पुरंदर, और कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक पुरंदर की संधि आपको जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में दिखती है, जबकि ये पुरंदर की संधि 1775 के वाले युद्ध के साथ रिलेटेड है। तीसरा आपको मिलता है वडगांव कन्वेंशन। और कई बार जो सवाल आया है कि किस ट्रीटी से पहला एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ, तो सालबाई 1782। तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड है और कुछ आगे के इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। मराठाओं से 3 युद्ध, मैसूर से हुआ अंग्रेजों का 4 युद्ध। पहले 2 युद्ध में हैदर अली, आखिरी के 2 युद्ध में टीपू सुल्तान। पहले युद्ध में गवर्नर जनरल रहते हैं वेरेल्स, सेकंड में वॉरेन हेस्टिंग, थर्ड में आपके कॉर्नवालिस, चौथे में आपके रहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, पहले में होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरे में होता है मैंगलोर, तीसरे में होता है श्रीरंगपट्टनम, चौथे में कोई ट्रीटी नहीं होती है।
ये तीसरा ही युद्ध था जब टीपू सुल्तान के बेटों को क्वेश्चन आया एक बार बीपीएससी में कि टीपू सुल्तान के बेटों को किसने हॉस्टेज रख लिया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्योंकि टीपू सुल्तान से जब 1.5-2 करोड़ रुपए मांगा गया वॉर इंडेमनिटी, युद्ध हर जाना, तो वह देने में असक्षम था। चलिए, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आप याद रखेंगे, इट एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ऑल्दो द वॉर स्टार्टेड ड्यूरिंग द reign of Hyder Ali, but it lasted from 1780 to 84. However, Hyder Ali died due to cancer, not in the battlefield. He died due to cancer in 1782. So, on the Treaty of Mangalore, actual sign किसका है, तो वो है आपके टीपू सुल्तान का, सिग्नेचर टीपू सुल्तान का है, और ये खत्म हुआ था 1784 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखें तो रेवेन्यू और इकोनॉमिक पॉलिसीज में आर्थिक नीतियां क्या क्या रही। तो सबसे पहले है अमीनी कमीशन, ये आपसे सीधा पूछ सकता है, अन्य एग्जामों में पूछा गया है, बीपीएससी में अभी तक ये शायद नहीं पूछा गया है। अमीनी कमीशन किसके समय आया था, तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग, वन लाइनर है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में या तो सीधा नंबर दे देते हैं या सीधा आपको क्वेश्चन छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं, इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अमीनी कमीशन को याद रखने का सीधा तरीका, अमीन आज के डेट में क्या करता है, तो लैंड का मेजरमेंट करता है। तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन किस चीज का, दो चीजों का, एक एग्रीकल्चर का और दूसरा लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। तो अमीनी कमीशन किसके समय गठित किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय, एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू के डेटा को एनालाइज करने के लिए। एक्सपेरिमेंट ऑन लैंड सेटलमेंट, आप पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज लाई, जिसमें आप पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। लेकिन उसके पहले एक और आई थी, उसको कहते हैं क्वीनियल। क्वीनियल कुछ नहीं होता है, जिस तरह से आप केमिस्ट्री में ऑक्टेट का मतलब 8 जानते हैं, क्वीनियल का मतलब होता है 5 ईयर सेटलमेंट। 5 ईयर सेटलमेंट, ये लैंड का टुकड़ा है, 50 आदमी सामने बैठे हैं, जो मुझे कोई बोला 100, कोई बोला 200, आईपीएल के ऑक्शन की तरह, जो ज्यादा बोला मैं उसे 5 साल के लिए जमीन दे दूंगा और 5 साल तक पैसा लेते रहूंगा। इनिशियली इट वाज फॉर 5 ईयर, सो इट वाज कॉल्ड क्वीनियल। लेटर ऑन इसी को कहा गया इजारेदारी व्यवस्था, क्योंकि लेटर ऑन ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि 5 साल में तो कई बार रेवेन्यू ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन हमें एक फिक्स अमाउंट मिलता है, तो लेटर ये 1 ईयर के लिए ट्रांसफर हो गया और फिर इसी का नाम इजारेदारी व्यवस्था आया। कई बार मैच द फॉलोइंग में आया है क्वीनियल, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग के साथ। इनिशियली 5 ईयर, लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड फॉर 1 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबोलिशन ऑफ दस्तक, दस्तक क्या था, तो आपने पढ़ा होगा कि फर्रुख सियार के दरबार में जॉन सरमन डेलीगेशन पहुंचा था और वहीं पे एक डॉक्टर थे हैमिल्टन, जिन्होंने फर्रुख सियार को क्या किया था, इलाज किया था। फर्रुख सियार चूंकि बंगाल में मुर्शिद कुली खान के बढ़ते हुए नवाबशाही को रोकना चाहता था, तो उसने एक फरमान दे दिया था जिसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी 1717 में, और इसके द्वारा क्या किया गया था, तो कहा गया सूरत में आप मात्र 10,000 पर एनम पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बंगाल में आपको 3,000 पर एनम देना होगा, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आप अपने सिक्के छाप सकते हैं। तो दस्तक का मतलब क्या होता है, ट्रेड ड्यूटी के लिए लाइसेंस, ट्रेड ड्यूटी लाइसेंस। और इसी ट्रेड ड्यूटी लाइसेंस का दुरुपयोग करके अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से बहुत पैसा कमाया, कंपनी घाटे में चली गई और उसके जो आदमी थे, उसके जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो सारे अमीर हो गए। अर्थात लास्ट में दस्तक को क्या करना पड़ा, अबॉलिश करना पड़ा। तो दस्तक आया तो था फर्रुख सियार के 1717 के मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहे जाने वाले डॉक्यूमेंट से, लेकिन अबॉलिश किसने किया, आप हाथ से याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें अबॉलिश की, एक तो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल एंड दूसरा दस्तक, दोनों डी से है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए, स्टॉपेज ऑफ ट्रिब्यूट, क्या कहा कि कोई भी कंपनी ऑफिशियल ब्राइब नहीं लेगा, ब्राइब नहीं लेगा। ब्राइब तो चलिए फिर भी कोई नहीं मानता है, लेकिन आप गिफ्ट भी नहीं लेंगे। प्राइवेट ट्रेड भी, ये नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जा रहा है तो अपना सामान भेज दिए, प्राइवेट ट्रेड भी आप नहीं करेंगे, उसी को कहा गया स्टॉपेज ऑफ ट्रिब्यूट। अब क्या है, हाँ, स्टॉपेज ऑफ ट्रिब्यूट में एक बात ये रखेंगे, तो कंपनी के लिए हुआ, और मुगल बादशाह जो मैंने शुरू में बताया, शाह आलम, क्योंकि शाह आलम जो है वो 1806 तक मुगल बादशाह रहता है, ठीक है, तो शाह आलम इसके काल में थे। तो शाह आलम सेकंड जो है, उनको जो 26 लाख रुपए का वादा 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में किया था, वो 26 लाख रुपए देना भी क्या कर दिया, वो 26 लाख रुपए देना भी बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सोशल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा? तो सबसे पहले कलकत्ता मदरसा, आपने पढ़ा होगा भारत में ब्रिटिशर्स के एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, या आपने सुना होगा तो ब्रिटिशर्स दो तरह के, एक तरह के डिबेट में फंसे हुए थे, एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। कई बार ये सवाल आया है कि एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट विवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रिटेन में, भारत में ब्रिटिश के एजुकेशनल पॉलिसी से। यही विवाद में एक पक्ष था जो आंग्लवाद की तरफ थे, जो कहते थे हम मॉडर्न एजुकेशन देंगे जिस एजुकेशन के बेस पे हम और आप पढ़ते हैं, और एक था कि प्राच्यवाद देंगे, ओरिएंटल देंगे, अर्थात मुसलमानों को मदरसे में शिक्षा देंगे और हिंदुओं को गुरुकुल में शिक्षा देंगे। और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग आपका क्या था? एक ओरिएंटलिस्ट था, ये एक ओरिएंटलिस्ट था, जबकि आप मकौले, विलियम बेंटिक ये सब का नाम सुनते, ये लोग आंग्लवादी थे, एंग्लिसिस्ट थे। लॉन्ग टर्म में डिबेट जो है वो मकौले और विलियम बेंटिक के पक्ष में जाता है, जब हम देखते हैं कि 2 फरवरी 1835 को मकौले मिनट आता है और भारत में एंग्लिसिस्ट एजुकेशन की बेस रखी जाती है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग एक ओरिएंटलिस्ट था। आपको कभी ऑप्शन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ओरिएंटलिस्ट, वॉरेन हेस्टिंग उसमें जरूर रहेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग एक ओरिएंटलिस्ट था और इसने कैसी शिक्षा देने की का ये किया, अपना प्रावधान रखा? तो ट्रेडिशनल एजुकेशन, और ट्रेडिशनल एजुकेशन के ही क्षेत्र में हम देखते हैं कि उसने कलकत्ता मदरसा की नींव रखी 1780 में, जबकि आप इसी में देखिएगा कि 1792 में जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज की नींव रखता है। खैर, हमारा फोकस जो है वो क्या है, अभी वॉरेन हेस्टिंग पे है। मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ जानकारी के लिए, 1792 में जोनाथन डंकन किसकी नींव रखते हैं? संस्कृत कॉलेज की। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की याद रखेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, लेकिन हम वॉरेन हेस्टिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना, ही वाज एन ओरिएंटलिस्ट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एक ओरिएंटल संस्था था जिसकी स्थापना की थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? आपके जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स भी क्या है? अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, तो बाय प्रोफेशन ही वाज अ फिलोलॉजिस्ट, जिसे भाषा का ज्ञान होता है, या लिंग्विस्टिक, इसी को लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। मैं एक और आपको बता दूं, एनसीईआरटी में एक जगह दिया, बहुत हिडन तरीके से दिया, लेकिन क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में आया है कि एक किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इट वाज रिटन बाय गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन। आपसे जरूर कभी ना कभी पूछेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक बुक है जिसको लिखा है आपके जॉर्ज गियर्सन, मैं अभी जी लिख रहा हूं, जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, कभी ना कभी ये एग्जाम में जरूर आएगा और फिर कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो ये एक लिंग्विस्ट था, फिलोलॉजिस्ट था, भाषा विद था, और ये पहला ही स्कॉलर था जिसने क्या कहा, यूरोपियन भाषा और संस्कृत भाषा के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश किया। आपने जरूर ही क्वेश्चन पढ़ते समय सुना होगा जेम्स प्रिंसेप का नाम, वो भी एक ओरिएंटलिस्ट था जिसने 1837 में ब्रह्मी स्क्रिप्ट को क्या किया था, डेसिफर कर दिया था, और अशोक का और क्या हुआ था, चंद्रगुप्त का हिस्ट्री पूरा बाहर आ गया था, मतलब मौर्यन एम्पायर का। खैर, तो विलियम जोन्स ने इसे एस्टेब्लिश किया। मैं यहाँ पे 2 बातें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसी संस्था से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था, चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। और चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, इसने एक किताब को ट्रांसलेट किया था, भगवत गीता। और चार्ल्स विल्किंस ने ऐसा रिस्पेक्ट कहा ये वॉरेन हेस्टिंग को कि प्लीज राइट अ इंट्रोडक्शन फॉर माय बुक। तो आपको एक सवाल आता है कि चार्ल्स विल्किंस के द्वारा लिखा गया, ट्रांसलेट किया गया भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, प्रीफेस किसने लिखा? तो प्रीफेस इस बुक का किसने लिखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये सवाल आपको आएगा तो आपको इस पे फोकस करना है। चार्ल्स विल्किंस हुआ। विलियम जोन्स के बारे में एक और बात, इसने कालिदास की रचना शकुंतला और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो ये भी याद रखेंगे। इसने क्या क्या किया था? विलियम जोन्स ने कालिदास की शकुंतला, अभिज्ञाना शकुंतलम, मैं यहाँ पे शकुंतला लिख रहा हूं सिर्फ, अच्छा, शकुंतलम और मनुस्मृति, और यहाँ पे मनुस्मृति की का ट्रांसलेशन ये लोग करते थे संस्कृत में, तो उसको इंग्लिश में कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता, अभी मैंने बताया भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। कई बार ये सवाल पूछने की संभावना बनी रहती है, पूछा भी गया, लेकिन इसका प्रीफेस
या इंट्रोडक्शन, आप किताब खोलेंगे तो आप देखते होंगे इंट्रोडक्शन या प्रीफेस लिखा रहता है। ये किसने लिखा था भैया? तो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने। और ये कैसे विचारधारा के थे एजुकेशन को लेकर के? ट्रेडिशनलिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट थे। तो वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे कोई पूछे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, पीछे आपने देखा 1784। कोई पूछे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1803। कोई पूछे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना तो 1824। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेस। प्रेस में इसके समय एक ही बात याद रखेंगे, पहली बार भारत में मॉडर्न न्यूज़पेपर 1780 में, क्योंकि ये भी काल किसका है पूछ सकता है। तो ये ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। और उस अखबार का क्या नाम था? बंगाल गैजेट। क्या नाम था? द बंगाल गैजेट। हालांकि ये बहुत देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सरकार के विरुद्ध बातें होती थी, तो द बंगाल गैजेट बहुत दिनों तक नहीं चला, लेकिन इसी के काल में खुला और ये पहला मॉडर्न न्यूज़पेपर था। आपसे कभी कोई पूछे कि न्यूज़पेपर तो ठीक है, लेकिन भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया था? तो 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस लाया था, पोर्तुगीज ने लाया था। और आपसे कोई पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा पहला लैंग्वेज था जिसे यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया नए प्रिंटिंग प्रेस में, तो वो तमिल था। याद रखेंगे, वो तमिल भाषा थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा थे, गोवा और उसके नीचे वाले राज्यों में। तो फर्स्ट लैंग्वेज दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अंडर द मॉडर्न प्रेस वाज तमिल। चलिए, तो ये सब बातें हैं। तो इसमें 1780 में, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के काल में। अंतिम बात, द गवर्नर जनरल टू फेस इम्पीचमेंट वाज वॉरेन हेस्टिंग। सवाल आएगा कि क्यों भैया, क्यों इम्पीचमेंट चला? इम्पीचमेंट आप जानते हैं, हटाने की प्रक्रिया, है ना। इम्पीचमेंट क्या होती है? हटाने की प्रक्रिया। चलिए, तो इस पे 4 केसेस का जिक्र होता है, चारों आपको याद रखना है। नंद कुमार केस। नंद कुमार एक व्यक्ति थे, नवाब टाइप के, छोटे जमींदार थे नंद कुमार के, और नंद कुमार पे कुछ करप्शन, नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग पे कुछ करप्शन के चार्ज लगाए थे। वॉरेन हेस्टिंग तो बच गया। वॉरेन हेस्टिंग का एक दुश्मन हुआ करता था, फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस वो व्यक्ति था जिसका वॉरेन हेस्टिंग के साथ गोलीबारी भी हो गया था, और फिर वो भाग गया भारत से वॉरेन हेस्टिंग के डर से। और ये नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग पे चार्ज लगाया। वॉरेन हेस्टिंग को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने फिर अपनी पावर का मिसयूज किया, नंद कुमार को फंसा दिया। और नंद कुमार केस में नंद कुमार को क्या कर दिया गया? नंद कुमार को मृत्यु दंड मिल गया, ही वाज हैंग्ड। तो पहला केस था कि भैया नंद कुमार केस के चलते इम्पीचमेंट। क्या सर और भी कारण था? बिल्कुल, रोहिला वॉर। मैंने अभी बताया था कि अवध के नवाब ने रोहिला वॉर किया था, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग ने साथ दिया था, आरोप लगा कि बहुत कंपनी का पैसा बर्बाद कर दिया। तो रोहिला वॉर का भी चार्ज था। पूछता है ये सवाल, 1 2 3 चारों दे देगा, बोलेगा कौन सा कारण था, और फिर 1 2 3 आपके साथ खेलेगा। तीसरा क्या है? इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट ऑफ बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध, उनके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया था। अंग्रेजी बुकों में जो, और ये जो आपके पुराने अंग्रेज लोग थे, वो अवध को ओ से लिखते थे, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसे देख करके, ये अवध ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है? राजा चैत सिंह ऑफ बनारस। और किसके साथ इसके संबंध खराब थे? तो इसके खराब थे, और एक कारण था, केस था राजा चैत सिंह ऑफ बनारस। आप जाकर के पुराने क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको जरूर इसमें से 60-40% क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। बाकी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत कम समय में वॉरेन हेस्टिंग से जुड़े बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली वॉरेन हेस्टिंग को कवर किया। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बस लिख करके पढ़ दिया। तो इसी तरह के और सेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको डिटेल्ड क्लास चाहिए तो हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में है, लेकिन जो मजा ऑफलाइन में ऑनलाइन में नहीं है। और ये सब हमारी सुविधाएं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।